आइए आज के रोचक समाचार आपके समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें देश विदेश के समाचारों की झलक रहेगी। भारत में बहुआयामी अराजकता फैल रही है। जन क्रांति के आसार नजर आ रहे हैं। नेताओं की इज्जत अब खतरे में है। मामला बड़ा रोचक है। और आखिरकार इस स्थिति की जड़ कौन है? तो इस स्थिति की जड़ और कोई नहीं, यह देश की नाजी गुजराती गैंग सरकार है। मामला अति रोचक है। अब इसका अहम समस्या है, इस समस्या का समाधान क्या? हम यहाँ पर कोई बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं। और इसका समाधान का जनता ने कर दिया है, किंतु राष्ट्रपति जो गुजराती गैंग की कठपुतली बनी हुई है, वो इस समाधान को स्वीकार नहीं कर रही है, जनता के आदेश को स्वीकार नहीं कर रही है। तो अब आपको बता देते हैं कि अराजकता समाप्ति का एकमेव रास्ता है, और वो है कि देश में इसी वक्त राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। जो जनता ने लागू किया है, राष्ट्रपति उसको मान्यता दे और इसी वक्त राष्ट्रपति शासन की घोषणा करे। यही सच्चा समाधान है। चलिए, ये बात तो हो गई। अब यहाँ पर और राष्ट्रपति को चाहिए, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा ना, तो इस नाजी सरकार को भार कर हो जाएगी, खुद ब खुद भार हो जाएगी। यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ नहीं रहेगा। जब राष्ट्रपति के ऊपर एक दायित्व आ जाता है कि वो केयर टेकर पीएम किसको बनाए, ये भी बहुत आसान है। सीडीएस को केयर टेकर पीएम बना दीजिए। सीजीआई गवई जी को है ना, आप उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार बना दीजिए। सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और देश में जो गुजराती गैंग की पर्ची वाली सरकारें हैं ना, ये भी सब खत्म हो जाएगी। पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो भी सब ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। और मगर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा राष्ट्रपति शासन में कि जो नाजी गैंग के चिंटू जो राज्यपाल बने हुए हैं ना, उन पर भी कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। ये भी बहुत जरूरी है। यही सच्चा समाधान है, इसके सिवा कोई दूसरा समाधान नहीं है। और राष्ट्रपति जी को चाहिए कि जो चुनाव आयोग के सारी पोल पट्टी और प्रजातंत्र की हत्या, जनमत की हत्या, संविधान की हत्या किए ना, जो उस पर भी कठोर कार्रवाई करना चाहिए। तो चुनाव आयोग को तत्काल भंग कर देना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति जी को सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि आप एसआईटी से जांच करवाइए घोटालों की, मत चोरी की, और आप जांच करवाइए। और जो भी दोषी पाए जाएं, चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव अधिकारी, वो वर्तमान के चुनाव अधिकारी, पूर्व के चुनाव अधिकारी, उनको तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दे। और कोई गिरफ्तार नहीं, उनका रिमांड लिया जाए। रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए और इन्हें 20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। ये अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। यह राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा। देश की 90% जनता सड़कों पर उतर आएगी। वो जन क्रांति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ राष्ट्रपति मुर्मू जी से कि आप ये जन भावनाओं की और जन आवाज को मूर्त दे दीजिए। नहीं तो जनता है ना, आप में भी अविश्वास करेगी और आपके बारे में कहेगी कि जब आप राष्ट्र धर्म नहीं निभा सकती, जन धर्म नहीं निभा सकती, सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर सकती, जनता की रक्षा नहीं कर सकती, जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती, और संविधान की रक्षा नहीं करती, कानून की रक्षा नहीं कर सकती, तो आपको भी पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये जो जनता की आवाज़ है, ये जनता की भावना है, ये हमने प्रस्तुत की है। अब देखते हैं आप क्या करती हैं। हम बार बार आपको सचेत करते जा रहे हैं कि आप लीजिए, किंतु आप तो धत्ताश हो गई हैं और इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है।
और दूसरी बात और बता दूं कि जो अभी अध्यादेश के मार्फत जो नाटक करने वाले हैं ना, आप सारे अध्यादेश को रिजेक्ट कर दीजिए। जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा ना, तो इनके अध्यादेश कुछ नहीं रहेंगे। और चुनाव आयोग को बचाने के लिए जो इन्होंने उसको सुपर बनाने के लिए जो गंदे कानून बना है ना, उन कानूनों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दीजिए, ताकि चुनाव आयोग पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके, तो चुनाव आयुक्तों पर कार्रवाई हो सके। ये आपको जरूरी काम करना है राष्ट्र हित में। यदि आपने ये काम नहीं किए ना, तो देश की जनता आपको धिक्कारेगी। ये जनता की आवाज़ है, जनता की भावना है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। वोट चोरी का मामला बिल्कुल सामने आ चुका है, और उसके बारे में आपको तो त्वरित कठोर कदम उठाना चाहिए, किंतु आप कठोर कदम नहीं उठाते हुए सिर्फ तमाशा देख रही है। तमाशा देखने से कोई मतलब नहीं होगा। चलिए, ये तो हमने जो प्रस्तुत करना था ना समाचार, वो हमने प्रस्तुत किए। जो राष्ट्र हित में जनहित के समाचार हैं, राष्ट्र की रक्षा के समाचार हैं, और उसका जो समस्या है उसका समाधान हमने प्रस्तुत किया है। हमें विश्वास है कि आप इस हमारे जो हमने सुझाव दिए हैं उनको मूर्त रूप देगी। अब हम जरा थोड़ी विदेश की बात कर लें। इजराइल में नरसंहार का नशा चढ़ा हुआ है, उनमें नरसंहार का उन्माद है। नाउ ने कतर पर हमला किया पहले, तो उससे 60-61 मुस्लिम देश एक मंच पर आ गए। अब नाउ ने दूसरे राउंड का भी हमला कर दिया। इससे तो सारे बौखला गए, सारे इस्लामिक राष्ट्र एक हो गए। तुर्की ने हमले की घोषणा कर दी, यमन में हमने हमले की घोषणा कर दी, और पूरा संकट की स्थिति हो गई, विश्व युद्ध का माहौल बन गया। ये उसने किया नाउ ने। नाउ की स्थिति बहुत खराब है, वो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। यदि इजराइल युद्ध में हार जाता है और परास्त हो जाता है, तो इजराइल की जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं, और हर प्रकार से नाटक होंगे। और यदि नाउ ने विश्व शांति की ओर कदम नहीं किया, तो उनको एक तो गिरफ्तारी हो जाएगी, और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो आत्महत्या भी कर सकते। ये भी आएगा, हिटलर का उदाहरण है, हिटलर ने भी आत्महत्या की थी। तो ऐसे इसी प्रकार नेतन्याहू भी आत्महत्या कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण समाचार हम आपको अवगत करा रहे हैं इस समाचार से। फिर भी अब नाउ का देखते हैं क्या हाल होता है। अब तो अमेरिका भी नाउ से डर रहा है। उन्होंने कहा कि कतर पर हमला मत कीजिए, नाउ का उन्माद था, उसने कतर पर दूसरा बार फिर हमला कर दिया। अब तो अमेरिका ने भी हाथ खींच लिए। अब अमेरिका इजराइल को मदद नहीं करेगा, जितने जो शस्त्रों की मदद कर रखी है ना, वो करते रहेंगे, उससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। और वो जब खत्म हो जाएंगे तो नाउ की पराजय तय हो जाएगी, और इजराइल पर बड़ा संकट आ जाएगा। अब इजराइल पर तो संकट आ ही गया है, वहाँ पर हमले शुरू हो गए हैं, और शहर बर्बाद होना है, जनता तबाह हो रही है, जनता परेशान हो रही है, और नाउ के खिलाफ पूरा माहौल तैयार हो गया। अब ये तो स्थिति बनी हुई है। अब आइए हम दूसरी बात करते हैं। मुस्लिम देश जब एक हुए, सारे जो 60-61 मुस्लिम राष्ट्र थे, वो सब एक मंच पे आ गए, और उन्होंने मुस्लिम नाटो संगठन बना लिया। ये भी सबसे बड़ी बात हो गई। अब जब मुस्लिम नाटो संगठन बना, तो अमेरिका पर भी संकट आ गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 सैनिक विद्यमान हैं, और 40 फाइटर जेट विद्यमान है। सब पर संकट आ गया। तो क्या अब अमेरिका जैसे अफगानिस्तान से भागा था, वैसे मिडिल ईस्ट से भी भागेगा, वहाँ से भी पलायन करेगा? ये ट्रंप के लिए बड़ी शर्मदायक बात होगी। अब ट्रंप भी है ना, संभव है कि वो इस्लामिक राष्ट्रों के साथ खड़े हो जाएं, ऐसी संभावना है। ऐसा हो सकता है या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा, किंतु स्थिति यह हालत बनी हुई है। इस स्थिति से निपटने के लिए देखते हैं ट्रंप कौन सी नीति अपनाते हैं।
हम पुतिन को, रूस को अपना दोस्त मानते थे। आज पुतिन ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि यदि भारत ने अपना व्यवहार नहीं सुधारा ना तो हम उससे सारे समझौते रद्द कर देंगे। वाह, अब ये एक अच्छा दोस्त भी हम, ये नाजी गुजराती गैंग की सरकार खो रही है, खो दिया उसने। अब जो इजराइल और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम राष्ट्रों के खिलाफ जो मुहिम चली है ना, उसमें चीन सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहा। चीन, उत्तरी कोरिया अब पूरी मदद कर रहा है वहाँ पर, हमास को मदद कर रहा है। चीन तो हमास को शस्त्र दे रहा है, बहुत अच्छे अच्छे शस्त्र दे रहा है। और अब यह मुस्लिम राष्ट्र तो बड़े उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि अब हम इजराइल को पूरा सबक सिखा कर ही रहेंगे। गाजा पर जो अभी नाउ ने जो हमला किया ना सैनिकों से, वो सैनिक भी बेचैन हो गए, वो भी परेशान हो गए, तो इजराइल के भारी टैंकों का नुकसान हुआ। चलिए, अब ये तो स्थिति बन रही है। अब यहाँ पर सऊदी ने एक और बड़ा काम कर दिया। उसने पाकिस्तान से रक्षा समझौता कर दिया कि यदि मुस्लिम राष्ट्रों पर हमला होता है तो पाकिस्तान उनकी तरफ से लड़ेगा, और यदि पाकिस्तान पर हमला होता है तो सारे नाटो मुस्लिम राष्ट्र पाक के साथ खड़े रहेंगे, वो युद्ध करेंगे। ये हमारी विदेश नीति खिलाफ हो गई और भारत के लिए एक चिंता का विषय बन गया। और अभी एक मुझे जो समाचार मिल रहे हैं, जो संदेश आ रहे हैं, उनमें सत्यता कितनी है यह अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मुस्लिम राष्ट्रों से 1 करोड़ भारतीयों का पलायन होगा। वहाँ से भागेंगे सब हमारे भारतीय लोग, नहीं रहेंगे वहाँ पर। तो यह स्थिति और विकट हो जाएगी। ये भी एक बड़ी समस्या बन गई है। मामला अति विस्फोटक होता जा रहा है। ये तो एक विश्व युद्ध का आगाज ही हो गया एक तरीके से। हमने पहले एपिसोड में बताया था। और अब सऊदी ने जो पाक से समझौता किया ना, रक्षा समझौता, उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, क्योंकि सऊदी के राष्ट्र के पास में परमाणु बम नहीं है, इजराइल को छोड़कर। तो ये इजराइल के पास में तो है, और ईरान के पास में है, और अन्य जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके पास में परमाणु बम नहीं है। तो उन्होंने पाक से रक्षा समझौता कर लिया, तो पाक के परमाणु बमों का उपयोग ये मुस्लिम राष्ट्र कर सकेंगे और करेंगे। ये भी एक मामला बड़ा संकट काल का हो गया है। अब देखते हैं इससे अब कैसे निपटा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते। और अब देश में हमारे यहाँ अराजकता फैली हुई है। नेपाल जैसी जन क्रांति होने का आसार साफ नजर आ रहा है। तो इसका समाधान क्या, और ये किसके कारण ये स्थिति बनी है? हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि यह स्थिति नाजी गुजराती गैंग की सरकार की वजह से बनी है, चुनाव आयोग की वजह से बनी है। वोट चोरी न करते तो ये स्थिति नहीं बनती। आज ये जो गुजराती गैंग और सरकार की जो किरकिरी हो रही है ना, वो किरकिरी नहीं होती, मगर सत्ता के लालच में और अपने आप को सत्ता पर काबिज रखने के लिए जितने घिनौने षड्यंत्र रचना थे, सारे षड्यंत्र रचे। अब ये सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए। अब तो जनता खुलेआम कह रही कि अरे ये तो दरिंदे हैं, ये शातिर शिकारी हैं, प्रजातंत्र के हत्यारे हैं, संविधान के हत्यारे हैं, सनातन धर्म के हत्यारे हैं। अब इनके खिलाफ जनता में जब मैदान में 90% जनता मैदान में, अब फिर भी ये बेशर्म जैसे कुर्सी पर चिपके हुए और झूठ का आकाश फैला रहे। अभी भी इनकी वो नहीं आ रहा, इनको शर्म नहीं आ रही है अपने कुकर्मों पर, फिर भी अपने आप को बड़े शुद्ध और राजनीतिक पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। ये स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है। अब यहाँ पर आखिरकार इस स्थिति का समाधान क्या? यदि भारत में शांति चाहते हैं, हम स्थायी चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं, तो गुजराती गैंग के जो नेता हैं ना, मोदी, अमित शाह, ये जो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, पूर्व जो CEO राजीव कुमार, नड्डा जी,
और जो उनके जो पालतू चिंटू है ना, सबको गिरफ्तार कर तिहाड़ में डाल दो, सबको गिरफ्तार करो, तिहाड़ में डाल दो और उनके खिलाफ कठोर से कठोर रिमांड लो और उनको हेलिका बनाओ, उनके सारे अपराध सामने आ जाएंगे, सब कुछ नाटक समाप्त हो जाएगा। ये भी जरूरी है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति कौन सा कदम उठाती है। सारा दारो मदार अब राष्ट्रपति पर निर्भर है। राष्ट्रपति अब देखते हैं कि वो राष्ट्र हित में कदम उठाती हैं या इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनकर, उनके गुलाम बनकर उनके पक्ष में खड़ी होती है। यह तो मामला अब बहुत ही ज़्यादा उजागर हो चुका है। और ये मोदी जी 75 साल के हो गए, उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए थे, नहीं लिया। और डॉक्टर मोहन भागवत भी है ना, वो भी परेशान है, उनकी तो इज्जत ही खत्म हो गई। कहाँ रही उनकी साख, कहाँ उनकी बात हुई कि ऐसा होगा यह होगा, कुछ भी नहीं हुआ। और इस गुजराती गैंग ने सिद्ध कर दिया कि ये हम है ना संघ वंघ से ज़्यादा सुपर है और संघ को तो हम अपने उदर में समा चुके हैं। अब डॉक्टर मोहन भागवत को ये पता नहीं कि संघ के खिलाफ कितना प्रचार किया जा रहा है गुजराती गैंग द्वारा। स्पष्ट कहा गया कि संघ के पास में खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, हम इसका सारा भंडाफोड़ करेंगे। अब तो इसकी जांच होना चाहिए कि संघ के पास में इतना भारी धन कहाँ से आया, कितना विदेश से मिला, कितना देश के उसने किया, किन किन सरकारों ने इनको जमीनें दी, सारा का सारा भंडाफोड़ किया जाएगा। अब मोहन भागवत संकट में आ गए। अब मोहन भागवत को अब स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, यह बताना पड़ेगा कि संघ के पास में इतना धन कहाँ से आया। और दूसरी बात, अभी एक बहुत बड़ी बात सामने आई है और वो बात ये सामने आई है, अब ये भी प्रचार हो रहा है कि आखिरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हत्यारे कौन। हिरेन पंड्या जी की हत्या किसने करवाई, न्यायाधीश लोया जी की हत्या किसने करवाई क्रूरता पूर्वक, और गोधरा में किस किस प्रकार के नाटक किस किसने कैसे किए, यह भी सारा का सारा पूरा मामला उजागर हो गया। ठीक है, अब ये सब की जांच होगी, ये होगा, तो सभी संकट में आ गए। ये गुजराती गैंग भी संकट में आ गए और संघ भी संकट में आ गया। अब संघ को भी जवाब देना पड़ेगा, मोहन भागवत जी को बताना पड़ेगा कि ये धन कहाँ से एकत्रित हुआ और कैसे एकत्रित हुआ। चलिए अब ये भी बात हम छोड़ देते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के परिवार के साथ हम हैं और उनकी हत्या का राज तो खुल के रहेगा। और राज तो खुल ही चुका है, सिर्फ उसको दबाए हुए थे, छुपाए हुए थे, ये भी किसी से छिपा नहीं है, ये भी सब उजागर के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम ये समाचार में आते हैं कि आज बिहार में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन था। उसमें बड़ी विचित्र बात हुई कि वहाँ जो भाजपा कार्यकर्ता थे ना, उन्होंने खूब विरोध किया, हाथों में जूते चप्पल ले ली और कुर्सियां फेंका फेंकी हो गई, हाथापाई होने लगी। मामला बड़ा विचित्र हुआ और जो वहाँ पे जितने मंच से आए वहाँ पर हंगामा हो गया, सारा एक खेल खत्म हो गया। अब बिहार में भाजपा ने एक दूसरा नारा दिया, नीतीश को आउट कर दिया, नीतीश को बाहर कर दिया कि नहीं आप नारे से बाहर। और उन्होंने एक नया नारा गढ़ दिया कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार। एनडीए का मतलब नीतीश बाहर, तो एनडीए तो रहा ही नहीं, इसका मतलब भाजपा की सरकार। ये मामला बड़ा उजागर हो गया और नीतीश को भी समझ में आ गई। नीतीश ने भी अपने आप को सोच लिया कि अरे अब तो अपना खेल ही खत्म हो गया। अहंकार जो होता है ना, वो इसी तरह से तो खत्म होता है। चले ये भी बात छोड़ देते। आज तेजस्वी ने एक समारोह में अपनी यात्रा के दौरान पेन बांटे, मगर उन्होंने पेन सम्मान पूर्वक नहीं दिए, पेन को फेंक कर दिए, जिसको लूटने के लिए जनता उमड़ती रही। ये अच्छी बात नहीं है। पेन है ना सरस्वती की कलम है, उसमें सरस्वती का वास रहता है, उसको सम्मान पूर्वक देना चाहिए। ये तेजस्वी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस गलती को सुधारना पड़ेगा उनको, यदि नहीं सुधारी ना तो इसका फायदा विपक्ष वाले उठाएंगे।
और बिहार में सीट शेयरिंग का भी समस्या हल हो गई है। कांग्रेस को जो 70 की सीट मिलना थी, अब उसको 62 मिलेगी। कांग्रेस उस पर भी संतुष्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो बिहार में परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहने के लिए थोड़ा त्याग भी करना पड़ेगा, और वो राहुल गांधी और कांग्रेस वो त्याग करने के लिए तैयार। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जेडीयू का। अब ये जेडीयू के जब नीतीश बाहर हो गए ना, नीतीश को आउट कर दिया गया, तो जेडीयू के वोट भी और जेडीयू के समर्थक भी अब राजद के साथ आ जाएंगे, महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। तो ये भाजपा की पराजय की तो रूपरेखा तैयार हो गई, स्क्रिप्ट दिखा दी गई है कि अब ये ऐसा होगा, ये होगा। अब यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट को एक निर्णय देना चाहिए कि बिहार के एसआईआर में कितने घोटाले हुए हैं, इतने घोटाले हुए के हद से ज़्यादा। तो ये एसआईआर की जो नई मतदाता सूची है ना, उसको रिजेक्ट कर दे। के साथ ही साथ यह भी आदेश दे दे कि जो पुरानी मतदाता सूची है उसी के आधार पर बिहार में चुनाव होगा। बस ये निर्णय करने बिहार में बड़ी शांति हो जाएगी, कोई लफड़े नहीं होंगे। ये भी एक बड़ा मुद्दा उछल के सामने आ गया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कौन सा क्या निर्णय देती है। उसको तो सारा सब स्पष्ट तो पता लग ही गया है कि क्या हुआ है एसआईआर में, बिहार के एसआईआर में। अब वो क्या कह सकते हैं उससे, वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्या निर्णय देंगे। उन्होंने अपना आदेश तो दे ही दिया कि आधार कार्ड को आपको मान्यता देना पड़ेगी, परंतु वहाँ पर नहीं दी गई और अपनी मनमानी चलाई है। और अपने आप इस जो चुनाव आयोग है ना, अपने आप को विशेष सुपर समझ रहा था, वो भी भावना खत्म हो गई। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, कार्यपालिका नहीं है, विधायिका नहीं है, संसद नहीं है, सिर्फ संविधान सर्वोपरि है और कानून सर्वोपरि है। मामला बड़ा एकदम विचित्र हो गया है। देश की राजनीतिक स्थिति डामाडोल होती जा रही, और हम यहाँ पर राजनीति से कोई करना ही नहीं चाहता, सब सत्ता नीति करना चाहते हैं, स्वार्थ नीति की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आप अपने कोई भी अपने अपराध स्वीकार नहीं कर रहा। ये देश की क्या हालत हो गई, कैसे चलेगा राष्ट्र। अब आइए हम बड़ी बात करते हैं। सीजेआई के कठोर और क्रांतिकारी निर्णय से नाजी गैंग पूरी तरह से बौखलाई हुई। खुजराहों का जो भगवान विष्णु की मूर्ति है, जो खंडित अवस्था में थी, उसके निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई सीजेआई गवई के सामने। सीजेआई गवई ने जब वो याचिका देखी तो उन्होंने उस याचिका को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करते हुए कहा कि भाई आप सब हम आप सब भगवान के भक्त, अब भगवान से प्रार्थना करो कि वो पुरातत्व विभाग को सद्बुद्धि दे दे और वहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति फिर से स्थापित कर दी। अब गवई जी ने ऐसा क्यों कहा? हमारे यहाँ जो हमारे राष्ट्र की धरोहर है ना, उसके संरक्षण का दायित्व पुरातत्व विभाग का, इसके लिए कानून भी बना हुआ है, उस कानून का पालन करना चाहिए। तो जो विष्णु की मूर्ति को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई ना, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उनसे ये कहा कि आप पुरातत्व विभाग के पास में जाइए, उससे कहिए, ये उसका दायित्व है, सारा वर्णित उसमें है। परंतु जो धरोहर की रक्षाओं का जो कानून है ना, जो एक्ट बना हुआ है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, जबकि उस पर ध्यान देना चाहिए, वहाँ कहना चाहिए, क्योंकि उनका संरक्षण करना पुरातत्व विभाग का दायित्व। तो सीजेआई ने कौन सा गलत कर दिया? जब हम भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान से भी अनुरोध करें कि पुरातत्व विभाग को सद्बुद्धि दे। तो इसमें गवई जी ने कौन सी बड़ी बात कर दी, कौन सा अपमान कर दिया, और कौन से सनातन धर्म का अपमान कर दिया? जो उन्होंने संविधान के अनुरूप है, व्यवस्था है, उसको व्यवस्था को पालन करने के कहा। तो अब यहाँ पर गवई जी के खिलाफ ही आंदोलन चल रहा।
इतने इतने भद्दे और भद्दे प्रयोग शब्दों का उपयोग होने लगा, उनको गंवार कहने लगे, गद्दार कहने लगे। और भी ये जो राजनीति जो धार्मिक चिंटू है ना, जो एक जितना भी गंदा प्रचार कर सकते हैं उन्होंने किया। और गवई जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, मैं भी ईश्वर भक्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या आती है ना तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि देना, तो इसमें दिक्कत क्या है। मगर नहीं, सीजेआई का विरोध करना, क्योंकि एक दलित व्यक्ति आज सीजेआई के पद पर बैठा है, तो ये नाजी गुजराती गैंगों को पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। ये मनुवादी तत्ववादी हैं, ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं और ये मनुवादी संविधान लागू करना चाहते हैं। ये भी जनता जानती है, समझ चुकी है। और हमने अपने एपिसोड में बताया था ना कि हमारे देश में दो वर्ग हैं। ये वर्ग संघर्ष की बात कर रहा हूँ। एक है मनुवादी वर्ग और एक है दूसरा जनवादी वर्ग, समाजवादी वर्ग। और समाज में जो हमारा ये वर्ग है ना, मनुवादी वर्ग में 2-3 जातियाँ, ज़्यादा नहीं है उसमें। और जो समाजवादी वर्ग है, जो गरीबों का वर्ग है, राष्ट्र के धरोहर का वर्ग है, उसके संख्या इनसे हजारों गुना अधिक है। देखिए, अब यहाँ पर कल हमने सारा स्पष्ट कर दिया। और ये जो धार्मिक चिंटू है ना, ये हिंदू मुसलमान करके और देश में सांप्रदायिक दंगा करवाने और खूनी गृह युद्ध करवाने की सारी रूपरेखा बना रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ऐसा दंगा हो, और ताकि ये इनका जो सत्तावादी स्वरूप है ना वो बना रहे। और ये हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर भी क्या नाटक हो रहा है। अरे आप ये हिंदुत्व की परिभाषा तो बता दो, कहाँ है हिंदू की परिभाषा और कहाँ है सच्चे हिंदू। जो सनातन धर्म के 10 सिद्धांत हैं, 10 सिद्धांतों को पूरा विश्व मान रहा है, तो हमें तो सनातन धर्म के अनुरूप चलना चाहिए। ये भी हमने कल खुलासा कर दिया। किंतु नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ अपना है ना, अपनी टांग ऊंची रखना चाहते कि नहीं हमारा हिंदू धर्म है। अरे हिंदू धर्म है कहाँ? हिंदू धर्म का कौन सा ग्रंथ है ये तो बता दो। कोई नहीं बता सकते। हमारे जो सनातन धर्म के ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, ये है हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ। कौन इनको नकारता है? पूरा विश्व स्वीकारता है। और उसमें सब कुछ निहित है। लोकहित निहित है, सर्वहित निहित है, लोक कल्याण निहित है, प्राणी मात्र की सुरक्षा और कल्पना निहित है, सबके सुखी होने की भावना निहित है, वसुधैव कुटुंब की भावना निहित है, समरसता की भावना निहित है। परंतु ये इस बात को समझ नहीं पा रहे और यहाँ पर जनता को भ्रमित किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। अरे ये हमारे प्रधानमंत्री संसद में झूठ बोलते हैं, आम सभाओं में झूठ बोलते हैं और लाल किले की प्राचीर से भी झूठ बोलते हैं। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? इससे बड़ा घृणित चेहरा और कौन होगा? ये भी मामला विशेष। और ये तो है ना, ये गुजराती गैंग और नाजू गैंग ये शातिर षड्यंत्री हैं, ये दरिंदे हैं, ये शातिर शिकारी हैं। ये किसी भी रूप में राष्ट्र का शिकार करना चाहते हैं, जनता का शिकार करना चाहते हैं। ये राष्ट्र की धरोहर को बेचना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं। ये जनता का खुला आरोप है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता के मुंह से आवाज आ रही है। तो अब जनता की बात को झुटला नहीं सकते। जनता जो देख रही है वही तो सब प्रस्तुत करती है। चलिए, ये भी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमने कल एक एपिसोड चलाया कि बिहार में अडानी को 1 रुपए की लीज पर 1035 एकड़ जमीन दे दी गई। आपने दी और वो भी 35 साल के लिए, जबकि लीज 30 साल की होती है। ये तो आपने अपराध कर ही दिया। और दूसरी बात, यहाँ पर हमारे देश में कितने जो खेतिहर मजदूर है, भूमिहीन है, आप उनको भी 5-5 बीघा सीमांत कृषक बना के 1 रुपए की लीज पर जमीन दे दीजिए। कल हमने आवाज उठाई
और इस आवाज़ को बहुत लोगों ने समर्थन दिया कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये जरूरी होना चाहिए। और हमारे यहाँ पर आवास के लिए कितनी समस्या है, कितने लूट के शिकार बनते हैं, भूमाफिया किस प्रकार से नाटक करते हैं। अब सरकार को चाहिए कि 30 बाय 30 का प्लाट जो सरकारी भूमिया है ना, वो आवास बनाने के लिए, गरीब तबके के लिए, दलितों के लिए, जिनके पास में आवास के लिए कोई जगह नहीं है, उनको आवंटित करे। परंतु सरकार ऐसा नहीं कर रही है। उनको तो अडानी को ही लेना है और सेना तक की जमीनें अडानी को दे रही। ये क्या नाटक है? आपने 1035 एकड़ जमीन 1 रुपए की वार्षिक लीज पर दे दी 35 साल के लिए। उसमें कितने हरे भरे वृक्ष हैं, क्या है? अब वहाँ पर उन हरे भरे वृक्षों को काटकर अडानी कौन सा पावर प्लांट लगाएंगे? ये भी उचित नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु हो रहा है देश में। अब क्या किया जाए? तो यहाँ पर ये जो सच्ची बात कहेंगे ना, तो इन सबको बड़ा बुरा लगेगा। अबे मोहन भागवत जी भी संकट में है, वे भी खुद नहीं बोल रहे हैं। और मजेदारी की बात है कि ये सवाल तो अभी भी लोग केयर कर रहे हैं कि आखिरकार मोहन भागवत ने इस गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण क्यों किया? मोहन भागवत तो नहीं समर्पण करना चाहते थे, किंतु नाजी के 2 गुजराती गैंग के 2 दल्ले, जो कि मोहन भागवत जिनको अपना असली और साथी मानते थे, उन्होंने ही उनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। हमने उनके नाम भी अपने पूर्व एपिसोड में बता दिए हैं। अरुण कुमार ने क्या किया? वो तो संतुलन बिठाते हैं ना संघ और इस गुजराती गैंग के बीच में। उन्होंने क्या नाटक किया? हजबोले जी ने क्या नाटक किया? अरे जरा ये भी तो देखिए। अब मोहन भागवत क्या बोलेंगे? वो भी मजबूर है, मगर ऐसी मजबूरी उचित नहीं है। अब तो उनको जनता के बीच में खड़ा हो जाना पड़ेगा। संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, सारा समस्या को समाधान हो जाएगा। संजय जोशी मोदी, अमित शाह और उनके जो चिंटू है ना, जो बने हुए, सबको कह देंगे आप बाहर होइए, हटिए, आप पद के लायक नहीं है। क्या समस्या? ये तो सच्चा समाधान है, आप कर दीजिए। और अब यहाँ पर संघ को भी अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। यह मनुवादी विचारधारा, मनुवादी बातें नहीं चलेगी। अब तो यहाँ पर देश में प्रजातांत्रिक बातें चलेगी, समाजवादी बातें चलेगी, जनवादी बातें चलेगी, धनवादी सिद्धांत मान्य होंगे। ये भी आप मैं स्पष्ट बता दूं। और अब देश में किसी भी दल की सरकार नहीं, बहुमत वाली सरकार भी नहीं। अब तो देश में लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। ये मोदी को हटाइए, भगाइए, ये तो इतने बेशर्म है कि जाएंगे नहीं, उनको तो हटाना ही पड़ेगा। तो आप हटाइए। गडकरी जी हैं, गडकरी जी के नाम पर सभी सहमत है, महागठबंधन सहमत है, भाजपा के अनेक सांसद सहमत हैं, और गुजराती गैंग से जो त्रस्त हैं वो भी सांसद गडकरी जी के साथ हैं, पक्ष में। तो संघ को भी, और संघ भी पक्ष में, किंतु संघ डर क्यों रहा है? अरे स्पष्ट घोषणा कर दे कि मोदी जी त्याग पत्र दीजिए, नहीं आप रह सकते, ये संजय जोशी से आह्वान करवा दीजिए। मगर आप करवा ही नहीं रहे। करवाना चाहिए आपको। संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दीजिए कि नहीं, अब ये होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। संजय जोशी अध्यक्ष बनते ही इनको सबको बाहर कर देंगे। इनके सारे राज और सारे षड्यंत्र और सारी पोल संजय जोशी के पास में है। मुरली मनोहर जोशी ने भी मोहन भागवत जी को सारा स्पष्ट बता दिया। इतना होने के बाद भी डॉक्टर मोहन भागवत जी मोहन है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब गुजराती गैंग तो शातिर षड्यंत्री गैंग है ही, वो अलग अलग प्रकार के शातिर षड्यंत्रस्ती है। और ये तो इवेंटबाजी में है, नए नए इवेंट खड़े कर देते हैं। अब इन्होंने इवेंट का खड़ा कर ही दिया संघ के खिलाफ कि संघ के पास में अब कुछ संपत्ति कहाँ से आई। अब इस इवेंट से संघ भी आहत हुआ। अब मोहन भागवत भी क्या जवाब में? ये भी एक बड़ी समस्या हो गई। तो कुल मिलाकर है ना, हमारे देश की स्थिति अब बेकार होती जा रही है, अराजकता फैल रही है। और यही अराजकता है ना जन क्रांति को जन्म देगी। अब जन क्रांति होगी। नेपाल तो कुछ भी नहीं है, नेपाल से अधिक
क्रूर, नेपाल से अधिक घातक जन क्रांति इस देश में होगी, ये भी हम स्पष्ट कह रहे हैं। अब तो भाजपाइयों को भी डर लेने लगा है, गुजराती गैंग को भी डर लेने लगा है कि अरे ये जनता सड़कों पर आ गई तो हमारा क्या हाल होगा, ये चाहे जहाँ छिप जाए, जिस बिल में छिप जाए, जनता इनको निकाल के ले आएगी। ये स्थिति बनी हुई है। और हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रही हैं, वो तो देखना चाहती हैं कि क्या होता है। क्या वे दर्शक बनना चाहती हैं खूनी क्रांति का? क्या वे दर्शक बनना चाहती हैं राष्ट्र में अराजकता का, अराजकतावादी व्यवस्था का? क्या वे चाहती हैं कि न्याय की विधा की हत्या हो? क्या वे चाहती हैं कि संविधान की हत्या हो? क्या वे चाहती हैं कि सनातन धर्म की हत्या हो? वो ऐसा नहीं चाहती है ना, तो उनको आज ही इसी वक्त राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देना चाहिए। यह हमारा नहीं, ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ को मूर्त रूप देना, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, उसका राजधर्म होता है, राष्ट्र धर्म होता है, समाज धर्म होता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति जी कौन सा निर्णय करती है, क्या निर्णय करती है, यह वक्त बताएगा। आज अभी मैंने बहुत कड़वे कड़वे संवाद प्रस्तुत कर दिए हैं और इस कड़वे समाज से बहुत लोगों को बुरा लगेगा, इतने लोगों को बुरा लगेगा कि हद से ज़्यादा, किंतु हम डरते नहीं हैं। अरे जिंदगी में मौत बार बार नहीं आती है, मौत सिर्फ एक बार आती है। और हम मौत आने के पहले है ना, जो हम सत्य की आराधना करते हैं, क्योंकि सत्य ईश्वर है, हम तो उसकी आराधना करते रहेंगे और सत्य सबके सामने रखते रहेंगे। और सत्य सबके सामने रखना यदि बगावत होती है, राजद्रोह होता है, तो हम ये मान लीजिए कि हम बागी हैं, हम राजद्रोही हैं, हम सब कुछ हैं। हम हर प्रकार की सजा भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, अपना जीवन का बलिदान तक करने के लिए तैयार है। यह हमारा उद्घोष है। हमारे न्यूज़ चैनल को आप कैसे देखते हैं यह हमें बता दीजिए। हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं। हम ये स्वेच्छा से की बात करते हैं कि यदि आपको हमारे संवाद पसंद है, हमारी बातें पसंद है, हमारे विचार पसंद है, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए आपके संवाद सूचना का। हम आपसे सूचना चाहते हैं, संवाद सूचना का सहयोग चाहते हैं। यह हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए आशीष है। इससे अधिक और हम कुछ नहीं कहना चाहते। आपने हमारी बातें जो धैर्यपूर्वक सुनते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, उसके लिए सबका आभार, सब बार बार सबको बधाई, धन्यवाद। हम आपके सदा आभारी रहेंगे, यही हमारी भावना हम प्रेषित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।